क्या हुआ? अरे मेरा नया रेडमी फोन पता नहीं कब ही लॉकडाउन उठेगा और मैं उससे ऑर्डर कर पाऊंगी। अरे तो उसे अपने नियरेस्ट मी स्टोर से लो ना। मी स्टोर से? लेकिन अभी स्टोर पे जाना सेफ है? अरे बिल्कुल सेफ है, क्योंकि मी स्टोर खुद तुम्हारे पास आएगा। जस्ट लॉग ऑन टू local.me.com। कोई भी रेडमी या मी प्रोडक्ट अपने नियरेस्ट मी स्टोर से बुक करो और सेम डे सेफ, हाइजीनिक और कॉन्टैक्टलेस डिलीवरी पाओ। इट्स दैट सिंपल विद मी कॉमर्स। टैप द बैनर टू नो मोर। आप सुन रहे हैं आज तक रेडियो। अमिताभ बच्चन, दीपिका पादुकोण और इरफान खान की फिल्म पीकू का नाम जब भी सामने आता है तब फिल्म को लेकर बात होती है कॉन्स्टिपेशन की। फिल्म तो कॉमेडी है लेकिन समस्या गंभीर है। कई बार लोग इस पर बात तक करने में हिचकिचा जाते हैं। इस कब्ज की समस्या में पेट के अंदर ऐसी उथल पुथल होती है कि आदमी बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है। इसके अलावा एक प्रॉब्लम एसिडिटी से भी जुड़ी है। अब कॉन्स्टिपेशन और एसिडिटी होने के कई कारण हो सकते हैं। आज हेलो डॉक्टर में हम आपको कॉन्स्टिपेशन और एसिडिटी दोनों का एलोपैथिक और आयुर्वेदिक इलाज बताएंगे। हेलो डॉक्टर। हेलो डॉक्टर आज तक रेडियो की एक खास सीरीज है जिसमें हम आपकी सेहत से जुड़े टॉपिक्स पर काम की जानकारी आप तक पहुंचाते हैं स्पेशलिस्ट डॉक्टरों से बात करके। यानी अलग अलग बीमारियों पर मशहूर डॉक्टरों का ज्ञान, उनकी सलाह घर बैठे आप तक पहुंचती है हर मंगलवार सुबह आज तक रेडियो पर। नमस्कार, मैं प्रतीक वाघमारे और हर मंगलवार की तरह फिर हाजिर हूँ हेलो डॉक्टर के नए एपिसोड के साथ। कई लोगों को पेट ठीक से साफ नहीं होने की शिकायत रहती है और जब ये पेट साफ नहीं होता तो कई परेशानियां खड़ी हो जाती है। अब पेट साफ नहीं होने के भी कई सारे कारण हैं, जिनमें से एक सबसे बड़ा कारण कब्ज की समस्या है। इसके भी कई कारण हैं। फिर लोग कब्जियत की वजह से जूझते हैं तो कभी एसिडिटी की भी शिकायत करते हैं। अब एलोपैथी में इसका क्या इलाज है और ये समस्या कितनी गंभीर हो सकती है, ऐसे कई सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर कुणाल दास, जो एक गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट हैं। डॉक्टर साहब को लंबे समय का अनुभव है। ये कंसल्टेंट और हेड ऑफ द डिपार्टमेंट गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी मणिपाल हॉस्पिटल्स, द्वारका, दिल्ली से हैं और साथ ही ये डायरेक्टर है एंडोस्कोपी सेंटर, नोएडा के। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब आपका। शुक्रिया, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। जी डॉक्टर साहब, सबसे पहले यही बेसिक सवाल पूछेंगे कि कॉन्स्टिपेशन, ये बीमारी, ये समस्या क्या है, इसमें क्या गड़बड़ होती है? जी देखिए, कॉन्स्टिपेशन या कब्ज की जो बीमारी है ये हर पेशेंट का मतलब अलग होता है। हर पेशेंट अलग चीज से इसको मरता है। मोटा मोटी ये होता है, हम 3 मेजर इश्यूज करते हैं। या तो किसी को स्टूल टाइमली नहीं होता या रोज नहीं होता। जो नॉर्मल हमारी फ्रीक्वेंसी होती है और जो हमारे मेडिकल साइंस में डिस्क्राइब्ड है 3 स्टूल्स पर डे टू 3 स्टूल्स पर वीक। सो ये फ्रीक्वेंसी होती है कि आपके दिन के 3 स्टूल्स हो सकते हैं और हफ्ते के 3 स्टूल्स हो सकते हैं। ये तीनों एक नॉर्मल रेंज है। इस रेंज के बाहर जाएगा तो वो एक एबनॉर्मल बात है। जैसे अगर आपको 5-6 दिन हो गए और स्टूल नहीं आते तो वो डेफिनेटली एबनॉर्मल बात है, तो उसको कॉन्स्टिपेशन कह सकते हैं। कुछ लोग क्या मानते हैं कि अगर टट्टी बहुत हार्ड आती है या कैरी आती है या बकरी के टट्टी जैसे छोटे छोटे गोले आते हैं या मार्बल्स की तरह आती है, उसको कॉन्स्टिपेशन कहते हैं। बट मोस्ट ऑफ द कॉमन जो चीज है कि अगर लोग मॉर्निंग में चाहते हैं कि एक ही बारी में हो जाए, एक बारी में हो जाए और लगता है उनको कि अभी पूरी तरह से नहीं मेरा पेट कंप्लीट हुआ है, थोड़ा सा और रहता है, या तो वो टाइम ज्यादा बिताते हैं बाथरूम में, या वो चाहते हैं कि बार बार 2-3 बार जाना पड़ता है उनको पेट साफ करने के लिए, तो उसको भी कॉन्स्टिपेशन मानते हैं। तो इन 3 चीजों में ज्यादातर पेशेंट इसको कब्ज मानते हैं। और हमारे मेडिकल डेफिनेशन में भी ये है कि अगर आपके स्टूल फ्रीक्वेंसी में प्रॉब्लम है, आप ज्यादा टाइम बिता रहे हैं, और अगर आपकी स्टूल कंसिस्टेंसी जो थोड़ी हार्ड हो गई है या बकरी के टट्टी जैसे मार्बल्स की तरह आ रही है, तो कॉन्स्टिपेशन मान सकते हैं हम इसको। ओके, तो डॉक्टर साहब ये कितना गंभीर हो सकता है, या कहें कि कॉन्स्टिपेशन जो है वो और क्या दूसरी बीमारियों की तरफ भी संकेत करता है? जी, ये एक्चुअली जो बहुत कॉमन सी चीज है वो बहुत कॉमन है
और वो ज़्यादा गंभीर नहीं होती। बट अगर किसी को महीने में 1 आध दिन कभी कॉन्स्टिपेशन हो गया, पानी कम पिया, गर्मियों के टाइम पे थोड़ा ज़्यादा हो जाता है क्योंकि पानी कम पीते हैं, या थोड़े ओल्ड एज में थोड़ा ज़्यादा हो जाता है क्योंकि वो आपके सलाद या फाइबर ज़्यादा ले नहीं पाते, ज़्यादा मूवमेंट नहीं कर पाते, या कोई बीमारी से ग्रस्त है जिसमें कि बेड पर लेटे हुए हैं, नहीं हो पाता, या कोई मेडिकल बीमारी हो जाती है जैसे डायबिटीज़ हो गया, या कोई थायराइड की प्रॉब्लम हो जाती है, तो कॉन्स्टिपेशन हो जाती है, तो वो ज़्यादा गंभीर नहीं होती। बट हमारे कॉन्स्टिपेशन के साथ कुछ रेड फ्लैग साइंस कहते हैं हम हमारे मेडिकल टर्मिनोलॉजी में। इसका मतलब अगर कॉन्स्टिपेशन के साथ ये कुछ सिम्टम्स हैं, तो वो एक डेंजरस सिम्टम है। वो क्या सिम्टम्स है? पहला सिम्टम उसमें है वेट लॉस, कि अगर आपके वजन कम हो गया, कॉन्स्टिपेशन कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट सपोज आप कह रहे हैं कि 1 महीने में डॉक्टर साहब मेरे 5 किलो कम हो गया, देन इट इज अ साइन दैट इट हैज टू बी इन्वेस्टिगेटेड फर्दर। अगर ब्लीडिंग होती है, अगर ब्लीडिंग और कोई कह रहा है कि कॉन्स्टिपेशन हो गया, ठीक है कोई बात नहीं, बट अगर वो देख रहे हैं कि रेगुलर ब्लीडिंग हो रही है, काली टट्टी आ रही है, या फ्रेश ब्लड भी आ रहा है, देन इट इज अ साइन कि इंटरनल कुछ प्रॉब्लम्स हैं, जिसमें कि उसको इन्वेस्टिगेट फर्दर करना चाहिए। तीसरा जो है, अगर पेनफुल है, अगर ज्यादा पेन हो रहा है, अगर टट्टी करते हुए हमें पेन हो रहा है, देन इट इज अगेन ताकत लगानी पड़ रही है, या आपको लगता है कि टट्टी जब निकल रही है तो पेन है, देन अगेन इट इज समथिंग विच इज एबनॉर्मल, और हमें तब मेडिकल पर्सनल के पास जाना चाहिए। नॉर्मली इंडिया में क्या है, लोग बहुत ही दादी माँ के नुस्खे, फैमिली एंड फ्रेंड से पहले चले आते हैं, बिकॉज इट इज समथिंग विच इज नॉट वेरी कन्वीनियंट। तो पीपल थोड़े शर्माते हैं, थोड़ा सा झिझकते हैं कि मेडिकल पर्सनल के पास, पहले वो कुछ अपने ही नुस्खे कर लेते हैं, कोई अपने फ्रेंड से पूछता है, कोई अपने दोस्त से पूछता है, कोई माँ बाप से पूछता है। तो डिफरेंट लोगों, फैमिली एंड फ्रेंड्स एक बड़ा सर्कल है जिसमें कि पूछा जाता है, एंड दे ट्राई एटलीस्ट फॉर अ मंथ की कुछ हम ट्रायल एंड एरर करके, जब नहीं होता तब वो हमारे पास आते हैं। और डॉक्टर साहब, क्या ये ज़रूरी है कि जिनकी उम्र जो ज़्यादा उम्र दराज है, या आपने एक दो और मरीजों के बारे में बताया, बच्चों में भी हो सकता है ये? एब्सोल्युटली, ये बच्चों में भी ये हो सकता है, क्योंकि आप देखिए बच्चों के जो आजकल डाइट है वो बहुत चेंज हो गई है। पहले जमाने में क्या, आप ज्यादा फ्रूट्स खेते थे, ज्यादा नेचुरल प्रोडक्ट्स लेते थे, जंक फूड कम लिया जाता था, मैक्सिमम जंक फूड लिया तो कोई मम्मी ने पकौड़े बना दिए, कभी कभी समोसे बना दिए घर पे। बट अभी क्या है, अभी इतना ज्यादा एक फूड रेवोल्यूशन आ गया है, जिससे कि मेल फूड या जंक फूड का चलन बहुत आ गया है, मेल न्यूट्रिशन की जरूरत पड़ गई है, जिसमें लोग बर्गर्स खाते हैं, KFC जाते हैं। अब प्रॉब्लम इन लोगों के साथ ये होता है कि ये रिफाइंड चीजें होती हैं, इसमें फाइबर नहीं होता है, और हमारा स्टूल का एक मेजर कंसिस्टेंसी जो होता है वो फाइबर होता है, और ये एक मेजर डिफरेंस है वेस्टर्न डाइट और इंडियन बेस्ड डाइट में। वेस्टर्न डाइट इज मोर प्रोटीन बेस्ड डाइट एंड लेस ऑफ फाइबर डाइट, जबकि इंडियन डाइट जो होता है वो ज्यादा फाइबर बेस्ड होता है। आप देखिए इंडिया में जो लोग, आम लोग खाते हैं कि रोटी खाएंगे, साथ में सब्जी खाएंगे, साथ में कुछ सलाद खाएंगे, तो सलाद और सब्जी, ग्रीन वेजिटेबल, दे कंटेन लॉट ऑफ फाइबर, सो दैट इज गुड फॉर आवर हेल्थ। तो जैसे जैसे हमारा वेस्टर्न कल्चर होता जा रहा है, तो साथ साथ हम वेस्टर्न डाइट के जो बैड इफेक्ट्स हैं वो भी हम अपनाते जा रहे हैं, और ये काफी ज्यादा सिग्निफिकेंट है। नॉट ओनली कॉन्स्टिपेशन बट कोलोन कैंसर भी वेस्टर्न में होता है, मेनली बिकॉज ऑफ दीज रीजंस। और बच्चों के दूसरे हैं कि बच्चे फ्रूट्स खाना पसंद नहीं करते। सबसे इम्पोर्टेंट है कि बच्चों के जो माँ बाप है वो ज्यादा टाइम नहीं दे पा रहे, बिकॉज एवरीबडी इज बिजी, बोथ आर वर्किंग। अब बच्चों को कोई भी एक चीज खिलाने में आपको 15 मिनट का टाइम या थोड़ा बहुत परसिस्टेंट होना पड़ेगा, वो टाइम ही नहीं है। तो बोलते हैं छोड़ो जी, लेट्स डू, आप ये पैसे रखो 50 रुपए, वहां से ये मंगा लेना। पहले तो जमाने में तो लोग मैकडोनल्ड जाते थे, अब तो स्विगी और जोमेटो का जमाना है, वो खुद ही मंगा लेते हैं। बहुत ऑप्शंस तो इसी तो ये बहुत ऑप्शंस हो गए हैं, और ये कंपनीज भी ऐसी बनाती है जो टेस्ट बर्ड्स को बहुत अच्छा लगता है, तो उनमें इसलिए वो बार बार वो बच्चे वही मांग करते रहते हैं। एंड इसमें फॉल्ट ये होता है कि उनके जो कोलोन या डेवलपमेंट होता है या फाइबर कम जाता है,
उससे वो कॉन्स्टिपेशन के ग्रस्त हो जाते हैं। इसके अलावा कुछ मेडिकल डिजीजेस भी होती हैं जिनमें कि हमारी आंतों के जो मसल्स में जो नर्व्स होती हैं उनमें प्रॉब्लम होती है, जिसमें मेजर पार्ट है हर्शबर्ग डिजीज। बट वो बहुत कम है, बहुत रेयर है, बट वो भी कॉज ऑफ कॉन्स्टिपेशन होता है। तो हमें नॉट ओनली ये जो जंक फूड रिलेटेड कॉज है, बट हमें मेडिकली भी उन पेशेंट्स को इवेल्युएट करना पड़ेगा। तो इट नीड्स अ प्रॉपर इवेल्युएशन बिफोर वी कैन मेक अ डायग्नोसिस कि ये कॉन्स्टिपेशन बच्चों में किस रीजन की वजह से है। ओके। अच्छा, कॉन्स्टिपेशन के इलाज पर हम आएंगे डॉक्टर साहब, लेकिन उससे पहले एक और जो कॉमन प्रॉब्लम है एसिडिटी की, तो इसमें ये कॉन्स्टिपेशन से एक तो कितना अलग है, इसमें क्या प्रॉब्लम होती है, पहले ये बताइए। देखिए, बोथ में भी रिलेटेड एंड कुछ चीजों में समानता है और कुछ चीजों में असमानता है। एसिडिटी ज्यादातर जो लोगों को बोलते हैं डिस्पेप्टिक सिम्टम्स की, खाने में छाती में जलन होना, खट्टे डकार आना, पेट का फूलना, मुंह में खट्टा पानी आना, पेट में जलन होना, इनको एसिडिटी कहा जाता है। तो इनमें बेसिकली ये भी डाइट की वजह से होता है। आजकल क्या है, ये इम्यूनिटी के चक्कर में बहुत लोग काढ़ा पी रहे हैं, पर काढ़े में बहुत सारे जो इंग्रेडिएंट्स होती है वो बड़ी तेज वाली होती है। अच्छा। तो वो एसिडिटी कॉज करती है, जैसे पेपर हो गया या कुछ ऐसी चीजें होती हैं, ये ऐसे प्रॉब्लम्स कर सकती हैं। जो हमने देखा है, जो एक आध काढ़ा ले रहा है वो तो ठीक है, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो सोचते हैं कि ज्यादा काढ़ा पियेंगे तो इम्यूनिटी भी, 5 बार काढ़ा पियेंगे तो हमारी इम्यूनिटी भी 5x हो जाएगी। तो उन लोगों को प्रॉब्लम्स हो जाती है, बिकॉज वो फिर उन काढ़ा के साइड इफेक्ट्स आने शुरू हो जाते हैं। तो इसीलिए जैसे आप मिर्च लेंगे, थोड़ा मिर्च लेंगे तो ठीक है, लेकिन अगर आप 2 चम्मच डाल देंगे मिर्च और बहुत तीखा बना देंगे तो ऑब्वियसली इट इज गोइंग टू कॉज सम प्रॉब्लम्स टू यू। तो ये डाइट के वजह से होता है। जैसे बहुत लोग आज फ्राइड चीजें लेते हैं, ब्रेड पकौड़े लेते हैं, समोसा लेते हैं, जो भी जंक फूड होता है, जो शॉर्ट टर्म फूड होता है, लोग उसको फ्राइड पसंद करते हैं, तो उनमें दिक्कत हो जाती है। अब बहुत लोग खट्टी चीजें लेते हैं, जैसे हमारे में अचार होता है, नींबू का आजकल बिकॉज ऑफ कोरोना लोग नींबू भी बहुत ले रहे हैं। तो नींबू इज अल्टीमेटली साइट्रिक एसिड, कॉजेज लॉट ऑफ एसिडिटी टू पेशेंट्स। फिर फ्राइड चीजें लेते हैं तो प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। और इसमें एक बड़ा तक्का जो है स्ट्रेस और साइकोलॉजी से भी रिलेटेड होता है। स्ट्रेस ऐसा फैक्टर है कि आजकल सब टेंशन में चल रहे हैं, वर्क फ्रॉम होम चल रहे हैं, किसी की नौकरी है, किसी की नौकरी नहीं है। छोटे से छोटा बच्चा और बुढ़े से बुढ़ा बच्चा, हर कोई बंदा जो आज के डेट में वैक्सीन मतलब स्ट्रेस में है, चाहे वो वैक्सीन पे रिलेटेड है, चाहे कामकाज से रिलेटेड है, चाहे खाने से रिलेटेड है, चाहे एक साथ सब घर में बैठे हुए तो ज्यादा इंटरेक्शन हो रहा है तो उससे भी लोगों को बहुत स्ट्रेस हो रहा है। तो स्ट्रेस एक पॉइंट है जो कि दोनों आपके एसिडिटी को भी बढ़ा सकता है और कॉन्स्टिपेशन को भी बढ़ा सकता है। तो ये एक कॉमन लिंक है एसिडिटी कॉन्स्टिपेशन का, स्ट्रेस। और बहुत लोगों को डिप्रेशन में चले जाते हैं। डिप्रेशन से क्या, डिप्रेशन की दवाई लेनी पड़ती है, तो डिप्रेशन की दवाई का साइड इफेक्ट एक बड़ा कॉन्स्टिपेशन का रीजन है। तो इसीलिए जब भी हमारे पास पेशेंट आता है तो हमें हर एंगल से देखना पड़ता है। उसको मेडिकल एंगल से देखना पड़ता है, उसको डाइट के एंगल से देखना पड़ता है, उसको स्ट्रेस के एंगल से देखना पड़ता है, उसको कोई मेडिसिन चल रही है नहीं चल रही उसके एंगल से भी देखना पड़ता है। तो ये मोटा मोटा हमारी एक पेशेंट जब भी आता है हमारे पास, तो ये हमें चारों एंगल से देखना पड़ता है कि पेशेंट किस एंगल में आ रहा है और उसका सोल्यूशन उसी हिसाब से हम प्रोवाइड करें। तो इन दोनों का जो लिंक है वो बेसिकली यही कहा जा सकता है कि पेट साफ होना चाहिए आपका। तो आजकल जो है मैक्सिमम लोग ये शिकायत करते हैं कि हमारा पेट साफ नहीं होता है, तो उनके लिए क्या सलाह है? देखिए, मेरा ये अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है, जो पेट साफ नहीं होता दैट इज मोर रिलेटेड टू स्ट्रेस एंड IBS, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। तो स्ट्रेस में होता है क्या, सपोज आपको अभी की बात नहीं है, बट सपोज आपका कोई आपको बस पकड़नी है या कहीं जाना है, तो आपने बहुत छोटा टाइम रख रखा है, तो उसी में आपको करना है, तो वो एक स्ट्रेस पॉइंट हो जाता है। दूसरा, बिकॉज ऑफ स्ट्रेस आपके बाउल्स इरिटेबल हो जाते हैं। इरिटेबल का क्या मतलब है, सपोज हमारा जो मैकेनिज्म है कॉन्स्टिपेशन का या स्टूल आउट का, वो है मेकाट्रॉनिक होता है। कि आपके अगर रेक्टम में स्टूल 100 ग्राम का आया तो एक ट्रिगर हो जाता है हमारे बॉडी में, जो कि कहता है कि आपके रेक्टम में इतना 100 ग्राम स्टूल आ गया, आप उसको निकालिए।
तो वो एक ट्रिगर है, नेचुरल ट्रिगर है उसको। लेकिन सपोज आप इरिटेबल है, आपके नर्व्स बहुत ही हाइपर एक्टिव है, तो हो सकता है कि वो हाइपर एक्टिविटी की उसे सेंसिटिव ज्यादा हो जाता है नर्व्स। तो नर्व्स 100 ग्राम की जगह वो 50 ग्राम में ही ट्रिगर हो जाता है। तो इसीलिए जैसे ही 50 ग्राम आती है वो ट्रिगर हो जाती है, तो आपको लगता है कि आपको स्टूल जाना चाहिए। तो इसीलिए वो बार बार जल्दी जल्दी ट्रिगर हो जाता है, बिकॉज उसका सेंसिटिविटी ज्यादा हो गया है। एंड सेंसिटिविटी इज ए फैक्टर ऑफ स्ट्रेस एंड पर्सनैलिटी। कुछ लोग पर्सनैलिटी वाइज बहुत ऐसे होते हैं कि बहुत एग्रेसिव होते हैं, बहुत टाइप ए पर्सनैलिटी होता है कि बहुत गो गेटर्स टाइप होते हैं, उनको उनमें ये ज्यादा प्रॉब्लम्स हो गई है। प्लस जो स्ट्रेस को ठीक तरीके से नहीं ले पा रहे हैं, वो आर स्ट्रेसफुल, तो उनमें भी क्या है, कभी कभी स्ट्रेस के वजह से भी नर्व्स हाइपर एक्टिव हो जाते हैं। तो उनमें ऐसा देखा गया है कि उनको स्टूल्स क्लियर नहीं होते। कुछ मेडिकल रीजंस होते हैं, उनमें फिर हमें पूरी तरह से इन्वेस्टिगेट करना पड़ता है, मेनली बाय कोलोनोस्कोपी, जो कि एक फ्लेक्सिबल पाइप होती है, उसमें लाइट और कैमरा लगता है। तो पेट साफ करने के बाद हम पॉटी के रास्ते से जाते हैं और पूरे जो हमारा लार्ज कोलोन है 1.5 मीटर, उसको देख लेते हैं, कोई मैकेनिकल बैरियर्स तो नहीं है, कोई कोलाइटिस तो नहीं है, कोई इन्फ्लेमेशन तो नहीं है जिसके वजह से वो इरिटेबल हो रहा हो। सेकेंड, वी डू समथिंग कॉल्ड एज एमआर डिफिकोग्राफी। उसमें क्या होता है, एमआरआई में जाते हैं, जैसे नॉर्मल एमआरआई होते हैं, उसमें एक स्पेशल एमआरआई होता है जो कि सिर्फ हमारे पॉटी के रास्ते के लिए होता है, कि उसमें जो मसल्स कैसे काम कर रही हैं उनको देखने के लिए होता है। कभी कभी क्या है, हमारे पॉटी के मसल्स बहुत नॉन अच्छी तरह से नहीं काम करते, तो उनमें भी ये प्रॉब्लम्स हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं ना, जैसे सेकंड का काटा और आवर का काटा, लेकिन अगर कभी क्लॉक के पीछे देखेंगे तो उसमें बहुत सारे गियर्स होते हैं। हाँ बिल्कुल। है ना। तो अगर आप ऐसे ही हमारे बॉडी में भी स्टूल निकलना तो एक बहुत सिंपल प्रोसेस है जो हर कोई करता है, लेकिन उसके पीछे जो मसल्स होती हैं वो पूरी सिंक्रोनाइज्ड होनी चाहिए बिफोर द स्टूल कम्स आउट। अगर उसमें कोई मिस या डिससिंक्रोनी है तो वो फिर आपका स्टूल ठीक से आएगा नहीं। तो ये हमारी एक स्पेशल टेस्ट होते हैं जिसको हम एमआर डिफिकोग्राफी कहते हैं, उससे होता है। और थर्ड टेस्ट होता है जिसमें कि जिसका नाम हम टेक्निकल नाम कहते हैं एनोरेक्टल मैनोमेट्री। एनोरेक्टल मैनोमेट्री क्या होता है, एक स्पेशल बलून होता है और बलून के ऊपर प्रेशर मेजर करने के डिवाइसेस होती हैं। तो हम जब उसमें हम स्टूल निकालने के लिए कहते हैं तो उसमें डिफरेंट डिफरेंट प्रेशर्स हम मेजर करता है, तो हमें एग्जैक्टली पता चल जाता है कि क्या प्रेशर्स की प्रॉब्लम से है या वॉल्यूम से प्रॉब्लम से है, ये क्या हमें इसे डायग्नोज करने में आसानी रहती है। तो ये आप अभी कॉन्स्टिपेशन के इलाज के बारे में बता रहे थे, एसिडिटी में भी क्या इसी तरीके का इलाज है या आप और क्या सलाह देते हैं उसमें? या एसिडिटी में पहला तो हम डाइट के बारे में बताते हैं उनको, फिर उसमें भी एक टेस्ट होता है एंडोस्कोपी। मुंह के रास्ते एक पतली फ्लेक्सिबल ट्यूब होती है जिसके वहां से हम मुंह के रास्ते से दे देते हैं, एंड उसमें देखते हैं कि कोई अल्सर तो नहीं है, कोई गैस्ट्राइटिस तो नहीं है, कोई हमारी वेल्व वीक तो नहीं है जिसको हम हाइटस हर्निया कहते हैं, वो तो नहीं है, तो हम मॉडिफाई कर सकते हैं। और साथ ही साथ हम एसिडिटी में भी ऐसे हमारे टेस्ट होते हैं जैसे इसोविजिल मैनोमेट्री, जैसे मैंने प्रेशर मेजरमेंट्स बताया। एक होता है 24 आवर्स पीएच मेट्री, जिसमें जो एसिड होता है वो कितना आ रहा है वो पूरे 24 घंटे मेजर करता है, तो उससे हमें पता चलता है कि ये क्या एसिडिटी का कारण है, इसका रीजन क्या है। बट मेन जो है अल्टीमेटली हिस्ट्री और एग्जामिनेशन रहती है कि वो क्या हो, कोई इसको मेडिकल कारण तो नहीं है, जैसे किसी को डायबिटीज है, किसी को हाइपरथायरॉयडिज्म है, कोई पेन किलर लेता है, कोई माइग्रेन की प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई जैसे किसी को पीठ में दर्द होता है तो वो पेन किलर बहुत ज्यादा लेता है, या किसी को आर्थराइटिस की प्रॉब्लम है तो पेन किलर ज्यादा लेता है, या कोई ऐसी दवाई तो नहीं लेता जिससे गैस्ट्राइटिस हो सकती है। तो ये सब चीजें हमें देखना पड़ता है बिफोर वी कम टू अ कंक्लूजन कि इनका रीजन क्या है। एक बार रीजन पता चल गया कि ये रीजन है एसिडिटी का, देन वी कैन गिव एंड कस्टमाइज द ट्रीटमेंट ऑन दैट एस्पेक्ट। तो सर ये तो हुई इलाज की बात कॉन्स्टिपेशन की और एसिडिटी की, हमने इलाज के बारे में तो जान लिया, लेकिन चूंकि पेट का मामला है और आपने भी जंक फूड का मसला उठाया है, तो डाइट कितना बड़ा रोल इसमें प्ले करता है और किस तरीके से डाइट हो ताकि एक तो प्रॉपरली पेट साफ हो और हम इस एसिडिटी या कॉन्स्टिपेशन की समस्या तक पहुंचे ही नहीं। जी ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात होती है। हम सबसे पहले डाइट एक बहुत
इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है बहुत कॉन्स्टिपेशन और एसिडिटी में। तो कॉन्स्टिपेशन में मेन हमारा जो दो कंपोनेंट्स होता है वो है फ्लूइड्स या पानी, या दूसरा है सलाद या फाइबर। जो पानी होता है वो हमें ज़्यादा से ज़्यादा पीना चाहिए। नॉर्मल ह्यूमन बॉडी को करीब करीब 1.5 to 2 लीटर्स पानी, इसका मतलब 8 से 10 ग्लास पानी पीना चाहिए। गर्मियों में 2 ग्लास ज़्यादा, ठंड में 2 ग्लास कम। बट ये हमारा मोटा मोटा रहता है। सिर्फ जो किडनी के पेशेंट्स होते हैं या हार्ट के पेशेंट्स होते हैं उनको पानी की रिस्ट्रिक्शन होती है जो 1 से 1.5 लीटर तक पर डे की होती है। तो मोटा मोटा सबसे कॉमन चीज जो मैं देखूँ वो ये है कि लोग पानी बहुत कम पीते हैं, बच्चे भी पानी कम पीते हैं और एडल्ट भी पानी कम पीते हैं, वो नीड बेस्ड पीते हैं। और पानी पीना मेरे ओपिनियन में सबसे सस्ता, अच्छा और टिकाऊ इलाज है। तो मैं सारे पेशेंट्स को बताता हूँ कि प्लीज आप 8 से 10 ग्लास पानी पीजिए रोज। और फाइबर एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, तो तीनों टाइम हमें सलाद लेना चाहिए। तो ब्रेकफास्ट में, लंच में और डिनर में 1 कटोरी सलाद लीजिए। सलाद में मेन क्या आएगा? गाजर, मूली, खीरा, फ्रूट्स, रॉ वेजिटेबल्स ये आप लीजिए। एंड स्पेशली जो फ्रूट्स होते हैं जिनमें पानी की मात्रा ज़्यादा होती है, जैसे तरबूज है, कुकुम्बर है, इनमें पानी की मात्रा ज़्यादा होती है, तो इनको ज़्यादा लेना चाहिए। साथ ही साथ मैं ये भी रिकमेंड करता हूँ अपने पेशेंट्स को कि ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर में 1 कटोरी कोई भी फाइबरस वेजिटेबल, ग्रीन वेजिटेबल्स, पालक हो गया या तोरी हो गया, इनकी आप सब्जी लीजिए, जो जिससे कि आपकी फाइबर कंटेंट ऑफ द आपका अच्छा रहे। तो मेरे हिसाब से 80% तो इसी से ठीक हो जाते हैं मेरे पेशेंट। बाकी जो नहीं ठीक होते उनको हम स्पेशलाइज्ड दे सकते हैं, जैसे किसी को प्रून्स चाहिए, प्रून्स होते हैं वो देते हैं कॉन्स्टिपेशन के लिए। एसिडिटी के लिए जैसे मैंने पहले भी कहा, दूध अवॉइड करना चाहिए, चाय कॉफी हमें रेस्ट्रिक्ट करना चाहिए, 1 कप से ज्यादा ना लें पूरे 24 घंटे में। खट्टी चीजें अवॉइड कीजिए, खट्टे में नींबू, संतरा, मौसम्बी, आंवला, अचार। बहुत ज्यादा फ्राइड जैसे पराठे, पूरियां, एक्स्ट्रा घी ऑन बटर ऑन रोटीज या दाल के ऊपर, ये अवॉइड करें। तो हमारे जो है डाइट रूपी हमें कॉन्स्टिपेशन और एसिडिटी से 80% ऑफ द टाइम्स इसी से सोल्यूशन आ जाएगा। एंड वी डोंट नीड टू डिपेंड अपॉन द डॉक्टर्स और एनी अदर मेडिसिन फॉर द सेम। और डॉक्टर, एक दो सवाल और आखिर में, कि एक तो ये बताइए कि क्या किसी भी समय पर कोई स्टूल पास करता है या लैट्रिन जाता है तो ये क्या अच्छा संकेत नहीं है हम कि सुबह ही जाना ठीक होता है? कभी कभी होता है, कहीं किसी भी टाइम पर किसी को भी प्रेशर आता है, तो ये ठीक है या नहीं है? नहीं, देखिए कुछ चीजें हमारी हैबिट के ऊपर होती है। जो हम स्टूल पास करते हैं, दिस इज नॉट ओनली बॉडी बट ऑल्सो आवर कंडीशनिंग। फॉर एग्जाम्पल ह्यूमंस ऐसे होते हैं कि आप स्टूल का टाइम देख के आप उसको रोक सकते हो। जैसे सपोज आप ऐसी जगह पे हो जहाँ पे बाथरूम नहीं है या टॉयलेट नहीं है, तो आप उसको रोक सकते हो। मे बी आफ्टर 1 or 2 hours यू कैन गो होम एंड डू इट, और व्हेन यू फाइंड अ सुटेबल प्लेस देन यू कैन डू इट। तो हम कर सकते हैं। ये हमारी बचपन से कंडीशनिंग होती है कि हम सुबह कर लेते हैं। बट ऐसा कुछ मैटर नहीं करता, हमारे डे नाइट साइकिल के ऊपर डिपेंड करता है। बट इट इज नॉट इमेटेरियल कि अगर सपोज सुबह नहीं कर पा रहे, शाम को कर पा रहे, तो दिस इज समथिंग एबनॉर्मल। नो, दिस इज नॉट एबनॉर्मल। द ओनली थिंग विच मैटर्स इज फ्रीक्वेंसी एंड कंसिस्टेंसी ऑफ स्टूल। कि स्टूल की फ्रीक्वेंसी है, अगर दिन में 1 बार आ रही है या दिन में 2 बार आ रही है या दिन में 3 बार भी आ रही है, तो वो नॉर्मल है। कंसिस्टेंसी हम देखते हैं, एक ब्रिस्टल स्टूल स्कोर होता है जिसमें 1 to 7 होता है। 1 2 इज नॉर्मल, 1 2 इज एबनॉर्मल कॉन्स्टिपेशन, 6 and 7 इज एबनॉर्मल डायरिया। बाकी 3 4 5 उसमें नॉर्मल होता है। तो उससे हम जज करते हैं कि स्टूल की कंसिस्टेंसी क्या है। उसके बेसिस पे अगर एकदम पानी जैसा है या एकदम पतले दलदल जैसा है, वो डेफिनेटली एबनॉर्मल है, उसमें लूज मोशन हम कहते हैं। अगर सपोज बहुत हार्ड है, मैंने बताया पहले मार्बल जैसा आ रहा है, या एकदम हार्ड आता है विथ सम क्रैक्स ऑन द स्टूल, then it is abnormal, and then we have to see that ये constipation है, and we have to assess accordingly.
नॉर्मली बहुत लोग ये समझते हैं कि अगर सपोज एकदम सॉफ्ट डिजाइनर, आजकल लोग हर चीज डिजाइनर यूज करते हैं, तो कभी लोगों का एक्सपेक्टेशन इतना बढ़ गया है कि उनको स्टूल्स भी डिजाइनर चाहिए, कि इसी तरह से कंसिस्टेंसी आना चाहिए, ये कलर आना चाहिए, तो लोग घबरा जाते हैं। तो मैं उनको बताता हूँ ऐसी कोई बात नहीं, देयर आर मेनी फैक्टर्स टू इट। सो अगर आपका फ्रीक्वेंसी नॉर्मल है, कंसिस्टेंसी नॉर्मल है, कलर में दो फैक्टर जो एबनॉर्मल होते हैं, अगर रेड कलर का आता है या एकदम ब्लैक स्टूल, ब्लैक टेडी स्टूल, जैसे तारकोल होता है ना जो हम रास्ता बनाते हुए लेते हैं, वैसा आ रहा है, पैन के साथ चिपकता है, तो वो एबनॉर्मल है। अगर एकदम रेड ब्लड जैसे नया कटा हुआ फिंगर, वो एबनॉर्मल है। या एकदम चौकी व्हाइट आ रहा है, जैसे व्हाइट कलर का आता है या चौक के कलर का आता है, देन वो एबनॉर्मल है। बाकी ऑल द कलर्स ऑफ स्टूल्स आर एब्सोल्युटली नॉर्मल। वो हमारे खान पीन पे डिपेंड करता है। किसी टाइम आपने पालक की सब्जी ले ली तो वो थोड़ा सा काली आ जाएगी, थोड़ा सा वो ज्यादा ग्रीन आ जाएगी, बट घबराए ना, दोज आर ऑल नॉर्मल एक्सेप्ट फॉर दिस थ्री कलर्स, रेड, ब्राउन तारकोल टाइप एंड व्हाइट। ऑल कलर्स ऑफ स्टूल्स आर नॉर्मल। ओके ओके। आखिर में सर ये जानना चाहेंगे कि इंडियन टॉयलेट से वेस्टर्न टॉयलेट से आप क्या बताएंगे कि क्या ज़्यादा ठीक है, क्या सही है? ओके, दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन एंड वेरी रेलिवेंट क्वेश्चन, जो बहुत लोग नहीं इसको समझ पाते। इंडियन टॉयलेट्स आर मेड फॉर इंडियंस एंड इट इज इनहेरेंटली बेटर। जब हम इंडियन टॉयलेट में यूज करते हैं तो हमारा जो कोलोन है उसका जो एंगल है वो स्ट्रेटन आउट हो जाता है। तो स्टूल का निकलने का तरीका, इट इज स्ट्रेटन आउट एंड इट इज इजियर। द ओनली प्रॉब्लम फॉर इंडियन टॉयलेट इज दैट जिनको आर्थराइटिस की प्रॉब्लम है, जिनको मतलब नीज की प्रॉब्लम है या स्क्वाटिंग करने में प्रॉब्लम है, पालती मार के बैठने में प्रॉब्लम है, जो कि बहुत कम लोगों में होती है, उनके लिए थोड़ा डिफिकल्ट है। या जो बूढ़े लोग होते हैं उनके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है कि वो इंडियन टॉयलेट से उठने में थोड़ा दिक्कत हो सकता है उनको। या स्पेशली जिनको जोड़ों की प्रॉब्लम हो, आर्थराइटिस की प्रॉब्लम हो, या जिनको स्क्वेटिंग में प्रॉब्लम होती है, उनको थोड़ी बहुत दिक्कत हो सकती है। बट इनहेरेंटली फंक्शनली जो इंडियन टॉयलेट्स आर मच बेटर देन वेस्टर्न टॉयलेट्स। वेस्टर्न टॉयलेट पे भी एक हम मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। यू कैन यूज अ वेस्टर्न टॉयलेट, एक छोटा सा स्टूल ले लीजिए और वो पैर के नीचे रख लीजिए, तो क्या होगा, आपके पैर का जो एनाटॉमी थोड़ा सा काउचिंग टाइप हो जाएगा। तो इट गिव्स यू अ हाफ इंडियन टॉयलेट तरीका इन अ वेस्टर्न टॉयलेट सीट ओनली। सो इट इज स्लाइटली कंफर्टेबल आल्सो एंड योर कोलोन आपका ठीक भी हो जाएगा। यू कैन ट्राई दैट एंड इट हेल्प्स टू बेटर द कोलोन एंगल। इनफैक्ट ये चीज आपको याद होगा, इवन पीकू में भी अमिताभ बच्चन बताता है टू दीपिका पादुकोण दिस कॉन्सेप्ट व्हिच इज देयर। So anyway, so जो लोग जिनको constipation है, an easy way is to use a small stool in a western toilet also. ओके, तो बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने काफ़ी डिटेल में बताया। यूजुअली यही होता है कि कब्ज़ की समस्या और एसिडिटी की समस्या में लोग घर पे ही इलाज करना शुरू कर देते हैं और फिर बड़ी बीमारियों में फंस जाते हैं, उलझ जाते हैं। तो ज़रूरी यही है कि हम डॉक्टर को दिखाएं पहले, और क्योंकि काफ़ी अलग अलग चीज़ें उनको देखनी होती है डॉक्टर्स को, वो हिस्ट्री भी देखते हैं, दूसरी मेडिकल कंडीशंस देखते हैं और उस हिसाब से मेडिकेशन दिया जाता है। तो बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर कुणाल, आज तक रेडियो से बातचीत करने के लिए। It was my pleasure. Thank you so much. तो चलिए अब चलते हैं इस पॉडकास्ट के अगले पड़ाव पर। कई लोग हैं जो कॉन्स्टिपेशन और एसिडिटी में आयुर्वेद को इलाज मानते हैं और वो जानना चाहते हैं कि आयुर्वेद में क्या क्या चीज़ें हैं जो इलाज के रूप में काम आ सकती है और वो इससे ठीक हो। तो हमारे साथ मौजूद है पद्मश्री वैद्य बालेंदु प्रकाश जी, जो देश के आयुर्वेदिक फिजिशियन का एक प्रमुख चेहरा है। बहुत बहुत स्वागत है वैद्य जी आपका। जी नमस्कार जी, सबसे पहले मैं आपसे यही जानना चाहता हूँ, एक तो ये बताइए कि कॉन्स्टिपेशन और एसिडिटी, इसमें आप फ़र्क कैसे करते हैं और इसमें क्या समस्या होती है? जी। देखिए, अगर आयुर्वेद में जो वर्ड है कॉन्स्टिपेशन, देसी भाषा में कब्ज बोला जाता है, और जिसको एसिडिटी बोलते हैं, तो ये एक ही चेन के, एक ही लाइन की बीमारियां हैं। एसिडिटी को आयुर्वेद में हम अम्लपित्त भी बोल सकते हैं कि एसिड एल्कली डिसबैलेंस है, या अजीर्ण है,
विदग्धा जीर्ण, जिसमें आदमी को खट्टी खट्टी डकारें आती हैं। विषुप्ता जीर्ण मतलब जिसमें पेट में ऐसा इंडाइजेशन हुआ है कि अब वह मोशन हो ही नहीं रहा है, जिसको देसी भाषा में कब्ज बोल देते हैं। तो ये दोनों एक लक्षण हैं जिनको स्वतंत्र व्याधि के तौर पर आयुर्वेद ने नहीं माना है। तो ये किसी भी बीमारी के लक्षण हो सकते हैं। अब एसिडिटी क्यों है, उसके दो उपाय हैं। एक तो लाक्षणिक चिकित्सा, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट, जिसमें बहुत सारी दवाइयां हैं, एलोपैथी में भी, होम्योपैथी में भी, आयुर्वेदा में भी, जो केवल सिम्टम्स को फायदा कर सकते हैं। और उसी तरह कॉन्स्टिपेशन के लिए भी बहुत सारे ऐसे नुस्खे आयुर्वेद में लिखे हैं जिनको खाने से पेट साफ हो सकता है। परंतु आयुर्वेद का जो मूल सिद्धांत है वो है हेतु चिकित्सा, कि ऐसा हो क्यों रहा है, ये एसिडिटी है क्यों, या कब्ज है क्यों। तो मैं क्योंकि एक आयुर्वेदिक चिकित्सक हूं, मेरे पास जब रोगी एसिडिटी और कॉन्स्टिपेशन की शिकायत लेके आता है और कहता है कि मैंने फला फला चूर्ण खा लिया है, फला फला गोली खा ली है, इससे मुझे आराम होता है, और नहीं खाता हूं तो बंद हो जाता है, तो मैं उनको यही कहता हूं कि ये लाक्षणिक चिकित्सा लंबे समय तक करने से शरीर के लिए घातक हो सकती है। क्योंकि हमें पहले मालूम करना पड़ेगा कि एसिडिटी क्यों है। कई लोग सुबह सुबह उठ के खाली पेट चाय पीते हैं, उनको एसिडिटी रहती है। तो कारण है चाय और चीनी सुबह सुबह। तो आपने कारण का तो इलाज देखा नहीं, या कुछ ज्यादा खाते हैं या लंबा गैप देते हैं। तो आयुर्वेद में इन सब पे लिखा अनशन नहीं खाना, हीन कम खाना, अति ज्यादा खाना, अध्यशन खाने के ऊपर खाना। तो बहुत सारी वजह है और बहुत सारी बीमारियां हैं जिनमें ये लक्षण पैदा हो सकते हैं। तो एक आयुर्वेदिक चिकित्सक के नाते इनकी लाक्षणिक चिकित्सा करना मरीज के लिए कई बार खतरनाक हो सकती है, क्योंकि इसके पीछे कोई भयानक बीमारी इंतजार कर रही होती है। यानी काफी गंभीर है। तो फिर जब भी कोई रोगी आपके पास आता है समस्या लेके, किस तरीके का इलाज आप देते हैं उसमें? देखिए, हम वैद्य हैं तो सबसे पहले तो हम मरीज से पूछते हैं कि भाई तुम सोते कितने बजे हो, उठते कितने बजे हो, खाना कितने बजे खाते हो, फिर सुबह उठ के कितना पानी पीते हो, कैसे। तो ये सब चीजें उसके हम पहले एक इन्वेंट्री बनाते हैं खाने पीने की, फिर उसके पेशे की। क्योंकि कई लोग खाना खाने के बाद कसरत करते हैं, कुछ लोग खाना खाने के बाद स्नान करते हैं, खाना खाने के बाद नहाने से भी एसिडिटी होती है। अब आप पूछिएगा क्यों जी? तो जब आपने खाना खाया तो पेट में खाने को हजम करने के लिए खून वहां पर पहुंच गया है, परंतु आप खाना खाने के बाद नहाने चले गए एकदम, तो जो स्किन पर पानी पड़ा तो वो खून वहां से छोड़ के स्किन की तरफ आ जाता है। तो खाना खाने के बाद नहाने से अपचन होता है, अजीर्ण होता है, ऐसा शास्त्र में उल्लेख और ऐसा देखने को भी मिलता है। तो हम सबसे पहले कारण को ढूंढने की कोशिश करते हैं। ये कारण खान पान के हैं तो उनको ठीक करते हैं, फिर उनकी नब्ज देखते हैं, पेट देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। तो किसी को फैटी लिवर है, किसी के गॉल ब्लैडर में सूजन है, किसी के स्टमक में लाइनिंग में सूजन है, किसी को ड्यूडेनाइटिस है, किसी को कोलाइटिस है। तो ये सब चीजों का चिकित्सा पत्र बना है जिसमें आहार विहार औषध भी है। कई लोग कम सोने की वजह से भी इंडाइजेशन होता है, अर्ध रोग हरी निद्रा। तो जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन रहता है, मैं सबसे पहले बोलता हूँ सो के तब उठो जब तुम्हारा खाना हजम हो जाए। तो आप अधकचरी नींद में उठ गए, रात को 2 बजे आपने खाना खाया, सुबह 7 बजे 8 बजे उठ गए, तो खाना हजम नहीं होगा। और मैं जानता हूँ कि अगर हम कैंसर की बात करें तो कुछ तरह के कैंसर, खासकर इसोफेगस कैंसर ऐसा कैंसर है जिसमें सस्टेनेबल एसिडिटी, मतलब लंबे समय तक एसिडिटी पाई जाती है। इसी तरह रेक्टम कैंसर, इसमें अगर कोई आदमी ठीक चल रहा है, उसको बार बार कॉन्स्टिपेशन होने लगे तो उसमें रेक्टम कैंसर भी हो सकता है, या कोलन के कैंसर हो सकते हैं। तो मेरा तो एक वैद्य के नाते यही कहना होता है कि आप लाक्षणिक चिकित्सा के पीछे नहीं भागिए कि कोई कायम चूर्ण खा रहा है, कोई पंचसकार चूर्ण खा रहा है। ये सब चीजें चिकित्सक की देख रेख में खाई जाए तो बेहतर है। अपने आप किसी भी व्यक्ति को लाक्षणिक चिकित्सा, चाहे आयुर्वेदिक हो, चाहे एलोपैथिक हो, चाहे होम्योपैथिक हो, नहीं खानी चाहिए। ओके। लेकिन सर आजकल क्या होता है कि लोग सबसे पहले कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो एलोपैथी की ओर ज्यादा भागते हैं। तो आयुर्वेदा में ऐसा क्या है जो एलोपैथी, मतलब क्या आप कैसे इसमें डिफरेंशिएट करेंगे कि हम आयुर्वेदा को चूज करें? देखिए, एलोपैथी में बहुत सारी परगेटिव मेडिसिन है, एसिडिटी के लिए एंटासिड्स हैं, तो लोग उसको खा लेते हैं, तुरंत का उपाय मिल जाता है।
तो वो अगर उपाय लोगों को पसंद आता है, उनको ये नहीं पता कि इसको लंबे समय तक खाने से क्या क्या साइड इफेक्ट आते हैं। आज दुनिया में आ चुका है कि एंटासिड्स का प्रयोग या परगेटिव्स का प्रयोग अपने आप करना शरीर के लिए घातक हो सकता है। और इसी तरह आयुर्वेद में जब लोग जाते हैं तो आयुर्वेद में भी अगर चिकित्सक हेतु चिकित्सा ना करे और कारण की चिकित्सा ना करके तो चूरन चटनी जो कि दस्तावर है वो देने लगे, तो दोनों की बात एक ही है। और इसीलिए जब मरीज किसी वैद्य के पास जाता है और लाक्षणिक चिकित्सा उसे नहीं मिलती है, तो जाहिर है कि वो दूसरी तरफ जाएगा। पर मैं क्योंकि एस्टेब्लिश वैद्य हूँ, तो मेरे पास तो मरीज डायग्नोज होते ही सीधे आते हैं कि हमको ये परेशानी हो रही है। तो हमको अपनी क्रेडिबिलिटी सिद्ध करनी है, और आयुर्वेदा को भी आज की तारीख में लाक्षणिक चिकित्सा छोड़कर जो आयुर्वेद का मूल सिद्धांत है हेतु चिकित्सा कि कारण क्या है उसका इलाज करने पर जोर देना चाहिए। ओके। लेकिन सर ये भी माना जाता है कि जो एलोपैथी है उसमें एकदम तुरंत इलाज है, आज आपने गोली ली वो असर करने लगती है। और ये माना जाता है कि जो आयुर्वेदा है उसको आपको लंबे समय तक उसका कंज्यूम आप उसको करना पड़ता है, तब जाके आपका इलाज मिलता है उसका। नहीं, आपकी बात से मैं थोड़ा डिफर करूंगा, क्योंकि अगर आप इन दो सिम्टम्स की बात कर रहे हैं तो एलोपैथी से लक्षणों में तो तुरंत फायदा मिल जाएगा, पर कारण का इलाज नहीं होगा। तो वो जब तक परगेटिव खाता रहेगा फायदा होगा, जब तक गोली खाता रहेगा उसको एसिडिटी में होगा। ऐसे बहुत सारे मरीजों को हम जानते हैं कि वो एक दिन भी गोली नहीं खाते, उनको एंटासिड हो जाते हैं। तो सिम्टमेटिक रिलीफ है और क्विक रिलीफ है। परंतु आयुर्वेद ने अगर उनके कारण को जान लिया तो वो जड़ से बीमारी को ठीक कर पाएगा, क्योंकि एलोपैथी में इन्फेक्शन का इलाज तो बहुत अच्छा होता है। जैसे अंदर ट्यूमर बन गया वो काट के निकाल देंगे, इलाज हो गया। परंतु अगर अंदर कोई सूजन आ रही है या कोई ऑर्गन ठीक से काम नहीं कर रहा है, तो वहां पर वर्तमान की जो एलोपैथी है उसकी अपनी सीमाएं हैं, और इसलिए वो केवल सिम्टोमेटिक रिलीफ करते हैं। और अगर घर बैठे अगर हम कोई उपाय चाहे, जैसे घरेलू, जैसे अजवाइन है या और भी जो दूसरे आयुर्वेदिक तत्व है, तो क्या चीजें इस दौरान हम घर बैठे ले सकते हैं सर? आयुर्वेद में लिखा है कि देखिए, सबसे पहली बात, इन सबके पीछे अजीर्ण है, इंडाइजेशन है। तो आयुर्वेद में एक श्लोक है, अजीर्णे भेषजम वारी। अगर किसी को इंडाइजेशन हो गया है तो उसे कुछ नहीं करना चाहिए, घूंट घूंट पानी पीते रहना चाहिए। ये अजीर्ण में पानी दवा का काम करता है। तो कितना सिंपल उपाय है, अजीर्ण भेषजम वारी, कि जब आपको इंडाइजेशन हो गया है, खट्टी टकारें आ रही हैं, कॉन्स्टिपेशन सा लग रहा है, तो आप जब तक ये चीजें अपने आप ठीक ना हो जाए घूट घूट पानी पीते रहिए। तो ये हो गया जीर्णे वारी बलप्रदम। और जब खाना आपका हजम हो गया है तब वही पानी टॉनिक है। तो सुबह उठ के 2 गिलास पानी पीना रूम टेम्परेचर पर, ये एक ताकतवर चीज है और ये एक बड़ी अच्छी टॉनिक है, बल देने वाला है। भोजने चामृतम वाली, भोजन के बीच में पिया हुआ पानी घूट घूट अमृत के समान है। भोजनांते विषप्रदम, और वही पानी खाने के बाद अगर पिएंगे तो विष हो जाएगा। तो हम आयुर्वेदिक चिकित्सक खाना क्या खाते हैं, पानी कैसे पीते हैं, सोते कैसे हैं, इन सब का विचार करके कहते हैं। तो हम इंडाइजेशन में दवाइयां कम से कम देकर मरीज को आहार विहार से कोशिश करते हैं, और उसके बाद अगर एक आध दिन दवा देने होगी देंगे, और उसके बाद अगर कोई कारण में समझ में आता है, कोई रोग समझ में आता है, तो उसका इलाज आहार विहार और औषध से किया जाता है। नहीं, लेकिन फिर भी घर पर रहकर हम ऐसा क्या खाए या क्या ना खाए जिसकी वजह से हमें इस समस्या से ना जूझना पड़े? देखिए, सुबह अगर आप सुबह उठने के बाद 2 गिलास पानी पिए और 2 घंटे के अंदर ताजा बना हुआ नाश्ता जरूर करना चाहिए। और नाश्ते में अगर आप शाकाहारी हैं तो थोड़ा सा पनीर या थोड़ा सा चना मूंग ये होना चाहिए। और उसके साथ अगर आप अंकुरित चना मूंग खा रहे हैं तो उसके साथ दही, 1 कटोरी दही होनी चाहिए, 1 कटोरी सीजनल फल होने चाहिए, और कार्बोहाइड्रेट में उपमा। संतुलित भोजन हमको करना है, इसके बीच में घूंट घूंट पानी पीना चाहिए। क्योंकि जो लोग ठीक से खाते पीते नहीं है, तो ये तो मैं नहीं बता पाऊंगा कि आप खा कुछ रहे हैं, जैसे सुबह सुबह चाय में डाल के बिस्कुट खा रहे हैं, उसके बाद एसिडिटी हो रही है, तो ये तो कहना संभव नहीं होगा कि एक जनरलाइज कि आप ये करिए। तो संतुलित भोजन की सबसे पहले और अच्छी नींद, इन दोनों का करते हुए और अपनी भूख के हिसाब से मात्रा में सेवन करना चाहिए। उनसे बीमारी नहीं होती है। और यदि फिर भी अगर होता है तो सबसे पहले इंडाइजेशन को केवल पानी से ठीक करें, और उसके बाद अगर नहीं होता है तो अपने आसपास के जो भी आयुर्वेदिक चिकित्सक हैं
उनकी देख रेख में कोई दवा खाएं। सेल्फ मेडिकेशन किसी भी चीज के लिए बुरी हो सकती है। सर आखिर में एक सवाल ये जानना चाहूँगा, थोड़ा इससे हटकर है, लेकिन क्योंकि अगर हम आयुर्वेदा किसी भी चिकित्सक के पास जाते हैं, तो जैसे आप तो खैर एक इस्टेब्लिश्ड आयुर्वेदिक चिकित्सक हैं, तो बाकी हम इनकी पहचान कैसे करें कि हाँ ये हम सही जगह पे जा रहे हैं? क्योंकि डॉक्टर्स का तो हम सर्टिफिकेट और ये सब कुछ देखते हैं, आयुर्वेदा में हम किस तरीके से पहचान करें कि हाँ हम जहाँ गए हैं वो ठीक जगह है? सर्टिफिकेट तो आजकल आयुर्वेदिक डॉक्टर्स के भी होते हैं, सबके पास डिग्री होती है, सबके पास रजिस्ट्रेशन होता है, परंतु केवल डिग्री लेने से नहीं होता। अब बहुत सारे डॉक्टर लोग मरीज को इसबगोल खाने की सलाह देते हैं कि रोज इसबगोल खा लो। एलोपैथिक डॉक्टर्स को मैं जानता हूँ। ओके। तो मैं समझता हूँ कि इसबगोल क्या करता है कि पेट में जाके मल को फुलाता है और खुरचता है। तो वो अगर एलोपैथिक डॉक्टर इसबगोल मरीज को रोज खिला रहा है तो मैं उससे भी डिफर करता हूँ, क्योंकि मैं अपनी प्रैक्टिस में ना तो इसबगोल का इस्तेमाल करता हूँ, कोई भी दस्तावर दवा का मैं इस्तेमाल आसानी से नहीं करता हूँ। तो वैद्य वही है जो भी मरीज वैद्य के पास जा रहा है, आयुर्वेदिक चिकित्सक के पास जा रहा है, उसको ये देखना चाहिए कि वो कारण का इलाज कर रहा है, लाक्षणिक चिकित्सा कर रहा है। मान लीजिए वो दवा खा के उसको थोड़ी देर के लिए बुखार उतर जाता है या पेट साफ हो जाता है और फिर थोड़ी देर में चढ़ जाता है, तो इसका मतलब लाक्षणिक चिकित्सा है। तो उसको बोलना चाहिए कि डॉक्टर साहब आप मेरा इलाज लक्षण का कर रहे हो कि सिम्टम्स का कर रहे हो, या हेतु का कर रहे हो, कॉज का कर रहे हो। अगर वो कहता है कॉज का कर रहा हूँ तो उसमें शायद 1-2 दिन में फायदा नहीं होगा, उसमें 2-4 दिन बाद फायदा शुरू होगा। तो ऐसी आयुर्वेद में बहुत से सनाई की पत्ती आज खा लीजिए, पेट साफ हो जाएगा। आप अभी पित्त का चूर्ण खा लीजिए, थोड़ी देर के लिए एसिडिटी ठीक हो जाएगी, परंतु वो रोग को जड़ से ठीक नहीं करेगी। और मैं समझता हूँ कि आज के लोग बहुत जागरूक हैं और दवा खुद खा लेते हैं, उससे भी अपना नुकसान कर लेते हैं। और अभी जो काढ़ों की बात की, आज के युग में जो काढ़े चले, इसमें मेरे पास बहुत सारे मरीज आए जिनको जलन पैदा हो गई, क्योंकि उसमें अदरक थी, काली मिर्च थी, और उसका लगातार सेवन करने से उनके शरीर में दहा नामक रोग पैदा हो गया, किसी को अल्सर भी हो गए। तो लपोलुबाब ये है कि कोई भी चीज हो उसका सेल्फ मेडिकेशन ना करें, और जिस तरह हम अपनी किसी भी सेवा के लिए जिसके पास जाते हैं उसको एसेस करते हैं, हर मरीज को अपने ट्रीटिंग डॉक्टर या वैद्य को एसेस करना चाहिए कि क्या वाकई में वो उनके इलाज के लिए ठीक है कि नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया बालिंदु प्रकाश जी आपका आज तक रेडियो के साथ बातचीत करने के लिए। थैंक यू सो मच सर। उम्मीद है इस पॉडकास्ट को सुनने के बाद कब्ज और एसिडिटी से जुड़ी कई जानकारियां आपको मिली होंगी। एलोपैथी और आयुर्वेदा में इसका क्या इलाज है वो सब भी आपको सुनने को मिला है। तो ये पॉडकास्ट आपको कैसा लगा आप हमें लिख कर बता सकते हैं radio@aajtak.com पर। अगर आप हमसे कुछ कहना चाहते हो, कोई सलाह सुझाव या शिकायत हो, तो भी आप लिख सकते हैं radio@aajtak.com पर। हेलो डॉक्टर को आप इसके अलावा हबॉपर, गूगल पॉडकास्ट, एप्पल पॉडकास्ट, स्पॉटिफाई, जियो सावन, पॉकेट कास्ट जैसे कई प्लेटफॉर्म्स पर भी सुन सकते हैं। मेरा नाम प्रतीक वाघमारे है। अब मुझे दीजिए इजाजत। सुनते रहिए आज तक रेडियो। नमस्कार। दिन भर की हलचल के बाद जब शाम ढल जाए तो चले आइए आज तक रेडियो पर। खबरों के सबसे अहम पड़ाव तक ले चलेंगे आपको। तसल्ली से बताएंगे कि दिन में हुआ क्या और जो हुआ उसका मतलब आपके लिए क्या था। फील्ड पर रहने वाले रिपोर्टरों की फौज है हमारे पास, एक्सपर्ट्स का जखीरा है। ये सब होते हैं इस डेली न्यूज एनालिसिस पॉडकास्ट में, जिसका नाम है दिन भर। सोमवार से शुक्रवार हर शाम आज तक रेडियो पर।